प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को नागपुर दौरे पर पहुंच रहे हैं। हालांकि पीएम कई बार नागपुर दौरे पर पहुंच चुके हैं, लेकिन इस बार का दौरा थोड़ा सा खास है क्योंकि 11 साल में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जो है संघ के किसी कार्यक्रम में शामिल होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस दौरान जो है सरसंघ चालक मोहन भागवत भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। बीते लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से संघ और बीजेपी को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है और प्रधानमंत्री मोदी कई मौक़ों पर संघ को लेकर उनके जीवन में कितना योगदान रहा है, इसकी जो है खुलकर बात उन्होंने लोगों के सामने की है। इसको देखते हुए और सबसे महत्वपूर्ण जो ये पीएम का दौरा है, इसको देखते हुए चर्चाओं का जो बाजार है या कहे लगातार चर्चाएं शुरू है। इन्हीं चर्चाओं को समझने के लिए हम आप पहुँचे हैं दिलीप देवधर जी के पास। इनका परिचय दे दें कि ये संघ के विचारक हैं या कहें जानकार हैं और सबसे महत्वपूर्ण इन्होंने 45 से ज़्यादा जो है किताबें है वो संघ पर जो लिखी हैं। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। तो सर सबसे महत्वपूर्ण पहला ही सवाल यही है, मेन पॉइंट, प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, 11 साल बाद किसी संघ के कार्यक्रम में शामिल होंगे, क्या मैसेजिंग क्या है सर, चल क्या रहा है? अब आपका क्वेश्चन बड़ा स्पेसिफिक है। पहली चीज़ मैं आपको जवाब देता हूँ कि मोदी जी संघ के प्रचारक थे। मोदी जी को संघ ने भाजपा को दिया, तो मोदी जी का जो प्रोसेस है वो संघ स्वयंसेवक से लेके भाजपा तक, और भाजपा में नरेंद्र मोदी जी को ईस्वी सन 2001 में भाजपा के शीर्षस्थ नेतृत्व ने गुजरात का मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी। तो नरेंद्र मोदी जी गुजरात का मुख्यमंत्री बनने के बाद में उन्होंने संघ के हाई कमांड को एक पॉइंट क्लियर करवा दिया। वो पॉइंट ये था, पॉइंट बड़ा क्लियर था कि मैं संघ का प्रचारक ही हूँ, संघ को मैंने जिंदगी में जीवन वृत्ति हूँ। अब मैं मुख्यमंत्री करके काम करने के बाद में मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मेरे सरकारी काम में संघ मुक्त सरकार मेरी रहेगी। तो संघ परिवार ने मेरे साथ संवाद करना चाहिए, किंतु सरकार में हस्तक्षेप मुझे मंजूर नहीं। और संघ ने एक्सेप्ट किया, क्यों किया या नहीं क्या करना पड़ा। तो मोदी जी मुख्यमंत्री की जो कार्यकाल शुरू हुआ वो संघ मुक्त सरकार से हुआ, यह पॉइंट हमने ध्यान में रखना चाहिए। फिर 2013 दिसंबर तक नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो गुजरात बीजेपी सरकार संघ मुक्त था, यह एक इम्पोर्टेंट पॉइंट। किंतु भाजपा संघ परिवार की संगठन होने की वजह से संघ परिवार के जो रूल्स रेगुलेशन है वो रेगुलेशन से ही भाजपा काम करता है। और रूल्स रेगुलेशन क्या है कि सिटी स्तर से लेके राष्ट्रीय स्तर तक भाजपा के कार्यकारिणी का जो संगठन मंत्री है वो भाजपा का संगठन मंत्री हर लेवल का संघ का ही रहेगा। यह रूल आज तक चालू है। तो भाजपा और संघ परिवार इनके कोऑर्डिनेशन, इनके संबंध, जब हर लेवल का संगठन मंत्री संघ का है भाजपा संस्था का, तो कोऑर्डिनेशन किस टाइप का, इस पर चर्चा करने की आवश्यकता खत्म हो जाती। और भाजपा संघ कोऑर्डिनेशन के साथ में 2014 से 2024 तक काम कर रहा था, यह रियलिटी है। किंतु लोकसभा इलेक्शन के पहले मोदी जी ने संघ नेतृत्व के सामने भूमिका रखी कि ये 14 साल में भाजपा संघ विथ कोऑर्डिनेशन काम करता है, यानी इनसाइड भाजपा संघ टोटली है। ये इलेक्शन का रिजल्ट लगने के बाद में, यानी 2024 की लोकसभा खत्म होने के बाद में, मैं चाहता हूँ कि संघ भाजपा से इंडिपेंडेंट, यानी जैसे पिताजी
नौजवान को टोटल हैंडओवर करते और नई रेजिम शुरू हो जाती, तो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन है, इसके बाद में सरकार तो संघ मुक्त है, भाजपा संघ मुक्त होगा। इसका मतलब समन्वय रहेगा, नियंत्रण भाजपा पर संघ का 0% हो जाएगा। और हम इतने कार्यक्षम हो चुके हैं कि अब हमको इंडिपेंडेंटली काम करने दो, आपकी हमको अब नीड नहीं है। तो ये लोकसभा का जो इलेक्शन है, हम हमारे बलबूते लड़ेंगे, हम जीतेंगे, हम खुद को एस्टेब्लिश करेंगे और 4 जून को रिजल्ट लगेगा। इसके बाद का भाजपा संघ मुक्त रहेगा का मतलब भविष्य में भाजपा का ऑल लेवल का जो संगठन मंत्री है वो संघ का रहेगा नहीं। ये अंडरस्टैंडिंग संघ के सामने आने के बाद में लोकसभा 2024 का जो इलेक्शन हुआ, यह इलेक्शन भाजपा नरेंद्र मोदी जी खुद के बलबूते, खुद के ताकत पर लड़े और संघ परिवार यह इलेक्शन में ऑर्गेनाइज ढंग से एब्सेंट था। इसका मतलब संघ परिवार ने भाजपा के लिए काम किया नहीं, ये मेरा पॉइंट नहीं है। ऑर्गेनाइज ढंग से इलेक्शन जो इसके पहले जो ऑर्गेनाइज ढंग से लड़े जाते वो नहीं लड़े गए। भाजपा संघ मुक्त होकर ये इलेक्शन लड़ा, यह रियलिटी है। और यह रियलिटी में मिड पॉइंट है, मई महीना 4 जून को रिजल्ट आने वाला था। फिर से जो भारत भर में पता नहीं है, दिलीप देवधर की पढ़ाई की वजह से भारत भर के पत्रकारों को जानकारी मिली, मई महीने में मोहन जी भागवत सरसंघ चालक और उनके प्रमुख और बीजेपी के प्रमुख, इनकी मीटिंग हुई। मई महीने की बात कर रहा हूँ। और मीटिंग में तय हुआ कि आधा इलेक्शन हो चुका है, 4 जून को रिजल्ट आएंगे, हम 400 सीट चुन के आ रहे। अब हमको आपकी आवश्यकता नहीं, आप जो हमको आज तक प्रचारक दे रहे थे, अब आप वो दूसरे कार्य में लगा सकते हैं। 4 जून के बाद में भाजपा संघ मुक्त होगा। तो संघ ने जवाब दिया, यानी वो सीक्रेट मीटिंग में जवाब ये दिया कि अब आपको हमारी आवश्यकता नहीं तो वेलकम, वी फाइन, हम मानते हैं, हम स्वागत करते हैं, हम हमारी पूरी शक्ति जो भाजपा की 4 जून के बाद निकाल के हम दूसरे कार्यों में लगाएंगे। और यह एग्रीमेंट हो चुका, जिसकी वजह से 21 मई को 4 जून का रिजल्ट है, 21 मई को नड्डा जी का इंडियन एक्सप्रेस में जो मुलाकात आ गई, वो मुलाकात के कंटेंट्स मैं आपके सामने रिपीट नहीं करता हूँ। एक लाइन का कंटेंट है, मुलाकात नड्डा जी की है, भूमिका मोदी जी की है, हम सक्षम हो गए, धन्यवाद। अब भविष्य में आपके आशीर्वाद चाहिए, आपका समन्वय चाहिए। कंट्रोल ऑन बीजेपी नहीं रहेगा, हम मुक्त ढंग से 4 जून ऑनवर्ड काम करेंगे। ये नड्डा जी का इंटरव्यू छप के आ गया 4 जून, ये 21 मई को छप के आ गया, 4 जून को रिजल्ट लग गए। रिजल्ट क्या लगे मैंने आपको बतलाने की जरूरत नहीं। 400 भाजपा खासदार चुन के आएगा, ये जो विश्वास था, तो 400 की जगह 240 पे ही 240 पर अटक गया। दूसरा पॉइंट जो पता नहीं है आज तक किसको, जो बांग्लादेश में बाद में हुआ, इस टाइप का कुछ तो भी 4 जून के बाद में होने वाला है। यह आरएसएस हाईकमांड ने मोदी जी को बतलाया था। जो बांग्लादेश का बाद में हुआ वो डिटेल्स किसको ही पता नहीं थे, ना आरएसएस को थे ना मोदी जी को थे, किंतु इस टाइप का कुछ तो भी ना इंडिया में होने वाला है। यह इनपुट, वैश्विक इनपुट संघ ने मोदी जी को दिया था। मोदी जी ने जवाब दिया था, आपकी चिंता मैं समझता हूँ, हम सक्षम है, आप चिंता मत करो, हम संभाल लेंगे। ये जो बांग्लादेश की बाद में सिचुएशन हुई, तो 4 जून में रिजल्ट 240 का आने के बाद में संघ समझ गया मोदी जी जो 400 की बात कर रहे थे वो 240 पर अटक गई।
उसके बाद में बांग्लादेश का जो इतिहास यानी जो एपिसोड घटना हुई जिस तरह की अल्पसंख्यकों पर वहाँ पे हमले हुए। जो कुछ हुआ, यानी वहाँ के पंतप्रधान को भारत में आश्रय लेना पड़ा, जो कुछ हुआ वो सबको उन्होंने। अब बाद में खड़गे जी का कांग्रेस प्रेसिडेंट का इंटरव्यू है, ये 240 हो गए, अगर और 20 कम पड़ते तो हम बांग्लादेश की सिचुएशन इंडिया में दिखाते। ये खड़गे जी का ऑन द रिकॉर्ड इंटरव्यू है। इसका मतलब जो बांग्लादेश में हुआ, अगर बीजेपी 220 में रुक जाती तो इंडिया में होने वाला था 240 की वजह से कांग्रेस कर नहीं पाई। वाजपेयी जी और संघ के संघर्ष ये पुराना इतिहास है, मैं उसमें आज नहीं जा रहा हूँ, किंतु मोदी जी भी प्रचारक ही है, उनका मेंटल मेकअप प्रचारक का ही है, मोहन जी का मेंटल मेकअप प्रचारक का है। संघ परिवार में 4000 फुल टाइम प्रचारक है, उसमें से 3500 प्रचारक शुद्ध संघ में है, 500 प्रचारक परिवार में है। तो दोनों को सिचुएशन समझ गई, बांग्लादेश में क्या हुआ मोदी जी को समझ गया, भागवत जी को समझ गया, दोनों के कदम जमीन पर आ गए। मोदी जी ने जो भूमिका ली थी वो भूमिका वापस ले ली। संघ ने जो हाँ बोला था कि अब जैसा चाहे भाजपा संघ मुक्त होगा, तो संघ के ध्यान में आ गया कि भारत का बांग्लादेश नहीं हुआ, हो सकता है। तो 4 जून के बाद में संघ परिवार और भाजपा जो पहले अलग हो चुके थे, यानी वो अलग कोऑर्डिनेशन में अलग थे, जो समन्वय बन रहा था उसमें जो एक था कि संघ का प्रचारक जो है भाजपा संगठन में नहीं होगा, नहीं, या भाजपा संघ मुक्त होगा, संघ मुक्त होगा पूरी तरह यह लाइन विड्रॉ हो गई। भाजपा ने, मोदी ने विड्रॉ की, और ये लाइन विड्रॉ होने के बाद में फिर पूर्व स्थिति आ गई। पूर्व स्थिति यानी कौन सी, कि भाजपा का 24 के पहले वाली स्थिति, जो पहले वाला था, समन्वय के साथ सारा काम हो रहा था। हाँ, अब किंतु इसके बाद में 240 होने के बाद में जो परिस्थिति विकट बन गई, मोदी जी को भी ध्यान में आ गया, संघ को भी ध्यान में आ गया। इसीलिए कोई ईगो का इशू नहीं था, प्रैक्टिकल अप्रोच था। और प्रैक्टिकल अप्रोच होने की वजह से क्या हुआ कि दोनों ने मान लिया भविष्य में क्या करना है। उसके बाद में 2 इलेक्शन हुए, महाराष्ट्र का इलेक्शन, हरियाणा का इलेक्शन, और एक्चुअली 3 हुए, जम्मू कश्मीर का इलेक्शन। तो महाराष्ट्र और हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जम्मू का इलेक्शन संघ परिवार ने पूरी ताकत लगा दी, जिसकी तुलना हम 1977 के इमरजेंसी के इलेक्शन से कर सकते हैं। तो इतनी ताकत झोंकी गई संघ द्वारा, तो संघ परिवार की पूरी ताकत लग गई। तो ये जो असेंबली इलेक्शन हुआ, इसमें 50% पूरे ताकत के साथ संघ परिवार उतर गया। 50% बीजेपी और मोदी जी की पूरी ताकत लग गई, जो लोकसभा निवडणूक से ज़्यादा थी। तो हुआ ये कि ये तीनों जगह 100% ताकत भाजपा और संघ परिवार की लग गई। इसमें दिल्ली भी शामिल है, दिल्ली भी, उसके बाद में दिल्ली हुआ। और ये सब जगह जो रिजल्ट आ गए, तो रिजल्ट आने के बाद में ये यूनिटी इंडेक्स ऑफ संघ परिवार 100% अचीवमेंट के बाद के थे। ये 1977 लाइक थे। ये 2014 में जो रिजल्ट आए, उस समय भी यूनिटी इंडेक्स संघ भाजपा का 100% था। तो 2014 का रिजल्ट, 1977 का रिजल्ट, ये असेंबली इलेक्शन दिल्ली तक का कंपेरेबल है। और इसके बाद में 4 जून के बाद में संघ परिवार भाजपा के साथ में पूरे ताकत के साथ में दौड़ रहा है, यह ध्यान में रखिए। इसके बाद का एक इम्पोर्टेंट मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। सबसे महत्वपूर्ण सर कि जो मोदी जी का दौरा है वो कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि 11 साल बाद जो है संघ के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। अब ये दौरे के पीछे में संघ के प्रमुख, बाहर के लोगों को लगता है कि मोहन जी भागवत है, सरसंघ चालक है,
मैं आपको एक अंदर की जानकारी दे दूं, सरसंघ चालक गाइड एंड फिलोसोफर है। संघ सिस्टम के प्रमुख सर कार्यवाह होते हैं। दत्ताजी होसबले सर कार्यवाह है। मोहन राव भागवत सरसंघ चालक है, ही इज गाइड एंड फिलोसोफर। चीफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज दत्तात्रेय जी होसबले। उन्होंने प्रेस के सामने एक स्टेटमेंट दिया है कि नड्डा जी का जो इंटरव्यू आया था, वो नड्डा जी का इंटरव्यू बीजेपी की भूमिका, मोदी जी की भूमिका हमने इन लेटर एंड इन स्पिरिट समझ ली है। आने वाले दिनों में नड्डा जी के इंटरव्यू को लेटर एंड स्पिरिट में लेने के बाद में हमारी आपको एक्शन दिखेगी। ये दत्तात्रेय होसबले जी सर कार्यवाह जी का स्टेटमेंट संघ ने फील्ड में क्या किया इसका प्रूफ है। और एक घटना है कि जब संघ परिवार की कोऑर्डिनेशन की मीटिंग केरला में हुई तो नड्डा जी वो मीटिंग में गए थे। नड्डा जी ने हर प्रांत लेवल के और 32 संगठनों के साथ में केरला में इंटरैक्शन की, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर की, रियलिटी एक्सेप्ट की और केरला के कोऑर्डिनेशन मीटिंग के बाद में संघ परिवार 100% यूनिटी के साथ में मैदान में उतर चुका है। अब मोदी जी जो आ रहे, यह बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। अब संघ परिवार में की भाजपा एक संगठन करके पहले जैसा काम शुरू हो चुका है। भाजपा के पूरे संगठन मंत्री संघ की यही ये कंटिन्यूटी है। अब ये जो 11 साल के बाद में मोदी जी आ रहे, तो पहला पॉइंट, इसके पहले मोदी जी ऋषिमबाग स्मृति मंदिर में, हेडगेवार भवन महल में डजन्स ऑफ टाइम आ चुके हैं। हर ओटीसी में गुजरात के स्वयंसेवकों की टीम लेके संघ प्रचारक मोदी जी स्मृति मंदिर में आते थे। तो उनका यहाँ पे आना कोई नई बात नहीं है। ये 11 साल में संघ परिवार, भाजपा, भागवत, मोदी, ये कोऑर्डिनेशन आपको इसीलिए दिखा नहीं कि ये कोऑर्डिनेशन कैमरा के सामने नहीं होता। ये कोऑर्डिनेशन 4 दीवार के अंदर होता है। ये 11 साल में कभी कोऑर्डिनेशन बंद नहीं पड़ा था, वो कोऑर्डिनेशन फिर से शुरू हो चुका है। वो कोऑर्डिनेशन पब्लिक फंक्शन में 30 मार्च में जाहिर सभा में मोदी जी और भागवत जी का जो भाषण होगा, ये जनता जनार्दन के सामने भाषण है। इनकी बातचीत, संघ परिवार की बातचीत, भाजपा संघ की बातचीत डायस पर नहीं होती, कमरे में होती है, दोनों के हाई कमांड में होती है, अलग अलग स्तर में होती है। तो कोऑर्डिनेशन पहले 100% था, अब 1000% हो गया। तो 30 मार्च को मोदी जी और भागवत जी जो भाषण देंगे, ये भाषण पब्लिक के लिए है। कोऑर्डिनेशन 4 जून के बाद में बंद कमरे में दोनों के प्रमुखों के साथ में हर स्तर पर ऑलरेडी हो चुका है। यह अगर हम सत्य ध्यान में ले तो अब एक इम्पोर्टेंट मामला है कि 11 साल मोदी जी स्मृति मंदिर में क्यों आए नहीं। अब एक छोटा सा रीज़न दे देता हूँ। गुरुजी गोलवलकर जी का एक स्टेटमेंट है कि संघ संप्रदाय नहीं है, संघ रिलीजियस बॉडी नहीं है, स्मृति मंदिर हिंदुओं के दूसरे मंदिर जैसी एक कल्पना नहीं है। दूसरे मंदिर में भक्तों ने जाना और घंटा बजाना, यह कर्मकांड होते रहता है। संघ कार्य में स्मृति मंदिर में जाके हेडगेवार जी को वंदन करना, यह संघ की परिपाटी नहीं है। आपके जानकारी के लिए, नागपुर में जब कभी 100 साल के इतिहास में जब कभी यहाँ सरसंघ चालक होते हैं, वो रेशिमबाग जाने के बाद में स्मृति मंदिर में दर्शन लेने के लिए नहीं जाते। ओटीसी में सरसंघ चालक रेशिमबाग में होते, वो रोज स्मृति मंदिर में दर्शन लेने जाते नहीं। संघ में ये कर्मकांड नहीं है। 11 साल में मोदी जी स्मृति मंदिर में नहीं आए, इसका क्वेश्चन
किसके दिमाग में आया ही नहीं। अब एक घटना बोल देता हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया का एक ग्रुप कुछ दिन पहले संघ के हेडक्वार्टर में आया था। उन्होंने सरसंघ चालक मोहन जी से पूछा कि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज तक रेशिम बाग में नहीं आए, आपको अजब सा नहीं लग रहा, आपको बुरा नहीं लग रहा? उन्होंने जवाब दिया कि संघ का कार्यकर्ता हेडगेवार जी के सपनों का काम करता है, सपनों के लिए काम करता है। हम सब संघ के सदस्य जो काम करते हैं, जो 100 साल से काम कर रहे, हमारी दिशा एक है, हमारा लक्ष्य एक है। वंदन करना, पूजा करना, मंदिर में जाना, ये संघ का कर्मकांड का हिस्सा नहीं है। मोदी जी नहीं आए तो कोई ताजुब की बात नहीं है। बिना आके जो काम कर रहे वो संघ का, हेडगेवार जी का और राष्ट्र निर्माण का काम है, तो हमारी कोई भी शिकायत नहीं। एक महत्वपूर्ण मैं आपसे समझना चाहता हूँ, सारी चीज़ें ठीक है, समन्वय बन गया है, हमने उसके चुनाव के परिणाम भी देखे, सब चल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरह बयान देना संघ को लेकर, संघ के बारे में जो उन्होंने बातें कहना, सबसे महत्वपूर्ण कि 24 के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह की बैठकें होना, भाजपा के तमाम बड़े नेता, चाहे अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, सबका पहुंचना, और दूसरी महत्वपूर्ण ये हो जाती है कि ये कहा जा रहा है कि 75 साल बाद जो है प्रधानमंत्री मोदी जो हैं पद में नहीं रहेंगे। हालांकि भाजपा के नेता कहते हैं कि हम, प्रधानमंत्री मोदी भी खुद कहते हैं कि 2029 का चुनाव, 29 तक तो मैं हूँ, उसके बाद ही मैं हूँ। इसको किस तरह देखते हैं? क्योंकि अभी आपने जिक्र किया कि संघ जो है उस बयान के बाद एक पत्र जारी करता है और ये कहता है कि अब आपको भविष्य में चीज़ें दिखाई देंगी उस तरह। तो क्या है जो कोई भाजपा में कुछ बड़ी सर्जरी जो है वो संघ द्वारा किया जाएगा? ये जो बैठक होगी, जब, क्योंकि दोनों बड़े नेता जब मिलेंगे तो संघ की तरफ से क्या उन्हें आदेश दिया जाएगा? कुछ ऐसा आदेश दिया जाएगा? हालांकि क्योंकि अभी भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुना जाना है। अब आपका क्वेश्चन बड़ा ब्रेनी है, इंटरेस्टिंग है और मेन मुद्दे को हाथ लगाने वाला है। तो पहला पॉइंट ये है कि समन्वय पूरा है क्या? तो मैंने बताया समन्वय पूरा है। वो समन्वय सीक्रेटली होता है, पब्लिकली नहीं होता, तो समन्वय है। अब दूसरा पॉइंट, आने वाले दिनों में दोनों का गोल क्या है, टारगेट क्या है? तो विकसित भारत, डेवलप नेशन, यह भारत सरकार का, बीजेपी का टारगेट है, संघ का टारगेट है समर्थ समृद्ध भारत 2047। तो पहला पॉइंट हम दोनों समझ ले, भाजपा नियंत्रित सरकार और संघ परिवार, संघ का लक्ष्य 2047 समर्थ समृद्ध भारत ये है, ये एक लक्ष्य कॉमन है। अब दूसरा पॉइंट कि अब मोदी जी की भूमिका बदल गई क्या? तो मोदी जी ये फ्लेक्सिबिलिटी वाले सक्सेसफुल नेता है, लोक नेता है, लक्ष्य एक है। जो उनकी पहले भूमिका थी वो भूमिका बदल चुकी है, वो पूरे भाजपा की भूमिका बदल चुकी है। और एक पॉइंट मैं आपको क्लियर करता हूँ, संघ भाजपा को कंट्रोल नहीं करता, कोऑर्डिनेशन करता है। मैं ऑल द टाइम कोऑर्डिनेशन की बात कर रहा हूँ। संघ की एक स्पेशलिटी है, संघ मदर ऑर्गेनाइजेशन है, संघ लाइबिलिटी लेस एसेट एंजॉय करता है। ये दिखने को विचित्र लगेगा किंतु फैक्ट है। संघ को 32 नहीं 100 संगठना चलाना वो संघ की परिवार की संगठना ऑटोनॉमी में चलती है। संघ मिनिमम कंट्रोल, मिनिमम इन्वॉल्वमेंट, मैक्सिमम फ्रीडम और क्वालिटी कंट्रोल, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी ये टेक्निक है। तो संघ का रिमोट कंट्रोल भाजपा पर चलता नहीं। भाजपा की हर चीज़ भाजपा ही सिलेक्ट करता है, भाजपा ही डिज़ाइन करता है, भाजपा ही फाइनल करता है। संघ उस समय चुप बैठता है। एक पॉइंट ध्यान में रखिए, हर लेवल पर भाजपा का जो डिसीजन मेकिंग है उसमें संगठन मंत्री तो संघ का है ही, तो भाजपा की डिसीजन मेकिंग में संगठन मंत्री अगर है तो भाजपा इज इन्वॉल्व। यानी भाजपा की कोई भी चीज़ संगठन मंत्री मुक्त हो ही नहीं सकती। तो संघ डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करता, इनडायरेक्टली कंट्रोल नहीं करता, कोऑर्डिनेशन करता है। और अलग ढंग का ये हार्ट टू हार्ट का मॉनिटरिंग है।
ब्रेन टू ब्रेन का कम्युनिकेशन है, ये ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ऑन दिस बैकग्राउंड यह रिलेशनशिप पक्की है। अब सरकार संघ मुक्त है, भाजपा आरएसएस के कंट्रोल पर नहीं चल रहा था, भविष्य में नहीं चलने वाला। भाजपा का अध्यक्ष संघ नहीं चुनेगा। और एक पॉइंट ध्यान में रखो, अगर संघ ने 100 संगठनों के अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया शुरू की तो उसकी जिम्मेदारी संघ पर आ जाएगी। संघ को जिम्मेदारी विरहित कार्य करना है तो ही मदर ऑर्गेनाइजेशन बेटर काम कर सकती है। नहीं, क्योंकि सर अध्यक्ष को लेकर सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि संघ और भाजपा के बीच जो समन्वय है वो भी तो इम्पोर्टेंट है। जेपी नड्डा का हमने स्टेटमेंट देखा, किस तरह की चीज़ें हुई वो भी देखा। तो संघ अब तो यही चाहेगा ना, क्योंकि आप जानकार हैं, आप मुझसे बेहतर संघ को समझते हैं। तो ये तो चाहेगा ना संघ कि जो हमारी बातें जो है वो स्मूथली जाए, चीज़ें वहाँ अच्छे से बराबरी से इम्प्लीमेंट हो, संवाद जो है जो पुराना हो गया अब उसमें जो है बैरियर न बने कुछ। इसे तो संघ तो चाहेगा कि अपने हमारे आपका पॉइंट फिर से बढ़िया है, पॉइंट समझा लो कि भाजपा का अध्यक्ष संघ चुनेगा या भाजपा चुनेगा। मैंने पहले जवाब दिया 100% भाजपा चुनेगा। अब भाजपा का मतलब क्या होता है? भाजपा की हाईकमांड, भाजपा हाईकमांड में संगठन मंत्री संघ का है या नहीं है? तो भाजपा जो अध्यक्षों के बारे में सोचेगा, एक नहीं 5-10 नाम के बारे में भाजपा सोचेगा, उसमें से शॉर्टलिस्ट होगा, उसमें से एक अध्यक्ष फाइनल होगा। जो अध्यक्ष भाजपा फाइनल करेगा, भाजपा के केंद्रीय कार्यकारिणी में संतोष जी है जो भाजपा के संघ के प्रचारक है। भाजपा ने जो कोई डिसीजन मेकिंग होगा उसमें संतोष जी हाजिर रहेंगे। तो संघ भी इन्वॉल्व रहेगा। तो भाजपा का जो अध्यक्ष की जो टीम बनेगी जिस पर भाजपा एनालिसिस करेगा, कोई भी संगठन में 5-10 नाम आएंगे, फिर उसका असेसमेंट होगा, उसका एनालिसिस होगा, उसके बाद में 2-4 नाम बचेंगे। 2-4 नाम बचने के बाद में अल्टीमेटली ये 2-4 की जो लिस्ट होगी उसमें से एक फाइनल होगा। वो फाइनल करने के प्रोसीजर में संतोष जी रहने वाले हैं। जो एक फाइनल होगा वो संघ फाइनल नहीं करेगी, संघ के विदाउट मान्यता वो अध्यक्ष फाइनल नहीं होगा। इसका मतलब संघ फाइनल नहीं करेगा, संघ नहीं फाइनल करेगा, लेकिन संघ के अनुसार भी रहेगा। अगर क्योंकि वैसी स्ट्रक्चर ही वैसी है। बीजेपी के हाई कमांड में संघ का प्रचारक है। अगर पहले यानी 10 लोगों के नाम हाईकमांड सिलेक्ट करेगी, उसका एनालिसिस होगा, उसमें से 10 में से 2-3 पर आ जाएंगे। अब 2-3 पर आने के बाद में चर्चा होते रहेगी 2-3 में से कौन। अब संतोष जी वहाँ रहेंगे। अब ये 2-3 में कौन फाइनल होगा, इसमें संतोष जी रहेंगे यानी आरएसएस रहेगा। तो आपके सवाल का एक ऑनेस्ट जवाब, जो भाजपा अध्यक्ष भाजपा चुनेगी वो संघ का मान्यता प्राप्त रहेगा। सर एक अगर संघ को वो अध्यक्ष मान्य नहीं होगा, अध्यक्ष नहीं होगा, वो अध्यक्ष नहीं होगा। जो बैठक हो, अध्यक्ष संघ नहीं चुनेगा, अध्यक्ष भाजपा चुनेगी लेकिन बिना संघ के नहीं चुनेगी। मैंने आपको स्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी और डिसीजन मेकिंग समझा दिया। सर एक दो तीन सवाल और हैं जिसमें आपसे संक्षिप्त में मतलब सीधा से जवाब। सबसे महत्वपूर्ण सर कि 100 साल जो है संघ को पूरे हो रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा है, क्या संदेश है भविष्य के लिए और क्या संदेश है भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए, आरएसएस के कार्यकर्ताओं के लिए, प्रचारकों के लिए, सबसे महत्वपूर्ण विपक्ष के लिए भी? फिर से आप काफ़ी होमवर्क करके आए हुए। मैं संघ के 100 साल में पहले 25 साल बोल चुका हूँ, संघ का मतलब शाखा था, फिर 75 साल संघ का परिवार हुआ। अब इसमें और एक डिटेल्स देता हूँ। संघ की जो 21वीं शताब्दी की 25 साल है, इसमें मोदी जी CM टू PM है और मोहन जी भागवत सर कार्यवाह टू सर संघ चालक है। यानी मोदी भागवत ये जो जोड़ी है, ये जोड़ी की 25 साल है, ये ध्यान में रखिए। और ये जोड़ी का समन्वय परफेक्ट है,
करके 11 साल में भाजपा सत्ता में रही और 2047 तक भाजपा सत्ता में रहने वाली है। अब ये बीच में आपने रूल ऑफ 72 जब के क्वेश्चन में पूछ लिया, तो रूल ऑफ 72 संघ परिवार का कभी था ही नहीं, ये मीडिया ने क्रिएट किया हुआ रूल है, ये मीडिया का परसेप्शन है। संघ में रिटायर करने के लिए 75 तक रुका नहीं जाता। 75 के पहले अगर अकार्य क्षमता अगर सामने आ गई तो संघ उसको रिटायर कर देता है, यानी 75 के लिए रुकता नहीं। काफ़ी लोग बिफोर 75 रिटायर किए जा चुके। संघ निर्माल्य करता, ये हिंदू कल्पना है। निर्माल्य करने का मतलब भारत माता को जो फूल चढ़ाए जाते हैं वो हमेशा फ्रेश होते हैं, सुगंधित होते हैं, और एक दिन के बाद में वो फूल का निर्माल्य किया जाता है। निर्माल्य हिंदू भारतीय डस्टबिन में नहीं डालता, निर्माल्य गंगा को अर्पण किया जाता है। निर्माल्य भी पवित्र कल्पना है। तो संघ निर्माल्य काफ़ी लोगों का कर चुका है, करता है। संघ कारपोरेट ऑर्गेनाइजेशन है, ये गोल ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है। यह जब तक आपका कॉम्पिटेंस है, जब तक आप रिजल्ट दे रहे हो, तब तक आपका पद सुनिश्चित है, तब तक आपकी प्रक्रिया दौड़ते रहेगी। जिस दिन इनकॉम्पिटेंसी सामने आ जाएगी उस दिन सेंड ऑफ होता है संघ में। तो ये सेंड ऑफ रूल ऑफ 75 में, यानी मोदी जी 17 सितंबर 2025 में 75 साल के होने वाले हैं। 11 सितंबर 2025 में मोहन जी भागवत 75 ईयर्स के होने वाले हैं। दोनों इस समय फुल्ली कॉम्पिटेंसी के साथ में काम कर रहे हैं, दोनों सक्सेसफुल है। दोनों की राष्ट्र को दोनों की ज़रूरत है, संघ परिवार को दोनों की ज़रूरत है। ये दोनों 2025 में एट द एज ऑफ 75 रिटायर नहीं होंगे। और एक एक्स्ट्रा पॉइंट, संघ प्रचारक रिटायर ही नहीं होता, पदमुक्त हो सकता है, रिटायर नहीं होता, मरने तक काम करते रहता है। तो पहली जानकारी मैं आपको पढ़ाई के साथ दे रहा हूँ। ये 2025 में ये दोनों पदमुक्त नहीं होने वाले, कहीं नहीं जाने वाले, दोनों अपने अपने पद पर बने रहे। नहीं, इनको संघ सृष्टि जाने नहीं देगी, इनको भारतीय समाज, पॉलिटिकल पार्टी, इनको दोनों को रिटायर नहीं होने देगी। ये दोनों रिटायर नहीं होने देने वाले। इनकी जिम्मेदारी 2047 विकसित भारत की है। तो ये दोनों को अच्छे वारसदार तैयार भी करना है, जो तैयार कर चुके हैं, यानी तैयार कर नहीं रहे ऐसी बात नहीं है, तैयार कर रहे। तो एट राइट टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, एट राइट टाइम बदल होगा। आप संघ की एक दूरदृष्टि समझ लो। आज के भाजपा में मेजॉरिटी लीडर विद्यार्थी परिषद के हैं। 2023 को महिला रिजर्वेशन का बिल पास हो चुका है। 2024 लोकसभा इलेक्शन में संघ ने, आरएसएस के बैनर ने 5.5 लाख संघ परिवार का महिला नेतृत्व का 2 दिन का वर्कशॉप किया था। यानी 5.5 लाख महिला लोकसभा इलेक्शन में संघ की ओर से, यानी पर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी 1000 महिला, तब 5.5 लाख फिगर होता है। 1000 महिला पर कॉन्स्टिट्यूएंसी संघ परिवार की लीडरशिप के लिए तैयार है। तो आज का भाजपा कल की विद्यार्थी परिषद का है, भविष्य का भाजपा आपके ध्यान में आएगा। विद्यार्थी परिषद के साथ में महिलाओं का भी होने वाला है। संघ चाहता है 2029 में ये बिल इम्प्लीमेंट हो। ये बिल इम्प्लीमेंट हो, इसका मतलब 540 में से 1/3 महिला नेतृत्व लोकसभा में जाए। तो 2029 के बाद में आपको संघ परिवार में, भाजपा में, इस राष्ट्र में बदल दिखेंगे, क्योंकि 33% महिला बाय रिजर्वेशन आएगी, विदाउट रिजर्वेशन कुछ और आएगी। अगर 40% महिला 2029 के बाद में अगर लोकसभा में दिखेंगी, इस देश में दिखेंगी, तो इस देश का भवितव्य
मोदी जी और भागवत जी का नहीं है। इस देश का भवितव्य 40% महिलाओं के हाथ में जाने वाला है। तो भविष्य का भारत महिला प्रधान रहने वाला है और 2047 के सक्सेस की जिम्मेदारी भागवत और मोदी जी की है। ये दोनों को संघ परिवार भागने नहीं देगा, ये भी भागेंगे नहीं। जिस दिन ये दोनों को ध्यान में आएगा कि आज के बाद में हम कार्यक्षमता के साथ में काम नहीं कर रहे, वो खुद होके दूसरे लोगों को ट्रांसफर ऑफ पावर करेंगे, बैकसीट लेंगे, मार्गदर्शन करेंगे। ये दोनों सत्ता पिपासु नहीं है, दोनों का गोल समर्थ समृद्ध भारत है। और यहाँ भविष्य में ये दोनों क्या करेंगे, तो ये रिटायर नहीं होंगे, इनको संघ परिवार रिटायर होने नहीं देगा। संघ में प्रचारक को रिटायर होने की परमिशन नहीं होती, इनके कार्यक्षेत्र बदले जा सकते हैं। उसकी मैं सर लग रही है संभावना कि प्रधानमंत्री मोदी जो है उनका कार्यक्षेत्र बदला जा सकता है, क्योंकि बैठक की चर्चा बहुत है। और सबसे महत्वपूर्ण सर एक ये को संघ पता ही नहीं है, करके चर्चा होती ही रहती। सर सबसे महत्वपूर्ण ये संदेश क्या है इस बैठक के माध्यम से, संघ या कहे बीजेपी कहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या मोहन भागवत संदेश क्या देना चाहते हैं, चाहे अपना कैडर हो, बीजेपी का कैडर हो या चाहे पूरे देश को, संदेश क्या है? आप भविष्य के लिए यानी काफ़ी यानी आपने डिसाइड करके रखा है कि मेरे से पूरा निचोड़ ले लेंगे। ठीक है, मैं आपको निचोड़ बतलाता हूँ। मैं मोहन जी की भाषा में बतलाता हूँ। डॉक्टर हेडगेवार जी नहीं है, गुरुजी गोलवलकर नहीं है, बाला साहब जी देवरस नहीं है, किंतु संघ बढ़ रहा है। 100 साल में संघ बढ़ चुका है। संघ भविष्य में मोहन भागवत जी की वजह से नहीं, स्वयंसेवकों की 5 जनरेशन संघ में काम करती है। यहाँ शिशु स्वयंसेवक है, बाल स्वयंसेवक है, शिशु के बाद में किशोर है, नौजवान है, वृद्ध है। तो संघ भविष्य में मोहन जी की वजह से नहीं, ये 7 सरसंघ चालक हो चुके हैं, भविष्य में और नए सरसंघ चालक आएंगे। कब आएंगे इसका एडवांस में प्लान नहीं होता, विद द टाइम होता है। 1950 से जनसंघ काम कर रहा है, 1980 से भाजपा काम कर रहा है। वाजपेयी जी थे, आज नहीं है, आडवाणी जी थे, आज नहीं है, मोदी जी है। किंतु 2037-40 तक मोदी जी एट द एज ऑफ 97 तक प्राइम मिनिस्टर बन के काम नहीं कर सकते, ये सब जानते हैं, मोदी जी भी जानते हैं। किंतु मोदी जी के विचार पर भाजपा नहीं चल रहा है, भागवत जी के विचार पर संघ नहीं चल रहा है। ये दोनों की विचारधारा समर्थ समृद्ध भारत राष्ट्र की है। यह लाइन पर ताकत के साथ में संघ बढ़ने वाला है। तो अब 2025 में ये लोग रिटायर होंगे, ये भूल जाइए, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये काफ़ी नौजवान लोगों को यानी पूरी अच्छी व्यवस्था करने के बाद में, मैं आपको एक पॉइंट जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, मेरे पास जानकारी है, मोदी जी को भविष्य में कम से कम 5 पंतप्रधान तैयार करने के हैं। 5 प्रधानमंत्री मोदी जी तैयार कर, मोदी जी को तैयार करने के हैं, मोदी जी कर रहे हैं। कुछ भविष्य के पंतप्रधान के नाम भारतीय जनता जानती है। 2 नाम तो सबको ओपन है, अमित शाह जी, योगी जी। 3 नाम पता नहीं है क्योंकि इन द पाइपलाइन है। तो मोदी जी 5 पंतप्रधान को क्रिएट करके जिम्मेदारी पूरी करेंगे। और मोहन जी की बात करना है तो संघ का सर कार्यवाह, ये भविष्य का सरसंघ चालक होता है। और सर कार्यवाह को साथ देने वाले जो सह सर कार्यवाह होते, वो भविष्य के सर कार्यवाह होते। तो मोहन जी के बाद में 7 सरसंघ चालक लाइन में है, तैयार है। मोदी जी के बाद में 5 पंतप्रधान आपको दिखेंगे। 2 तो नाम आपने बता दिए, 2 तो नाम आपने बता दिए, 3 कौन ऐसे नाम है? अब क्योंकि जानकारी आपके पास है तो 3 की भी जानकारी आपके पास होगी। 3 के काम मैं इसलिए नहीं दूंगा कि
2029 में 40% अगर महिला नेतृत्व आता है तो 2029 के महिला पंतप्रधान का नाम मैंने बतलाया, यानी मेरे पढ़ाई को ज़्यादा खींचने जैसा हो जाएगा या मेरी बाबागिरी शुरू हो जाएगी, मैं भविष्य कथन करने लेकिन लगूंगा। हम ये मान सकते हैं आपके कथन के अनुसार कि 2029 में महिला प्रधानमंत्री मिल सकती है। 2029 में जी महिला पंतप्रधान मिलेगी, यह मेरा फोरकास्ट है। अब मैं उसकी लिस्ट दे देता हूँ ना, जो 2024 की लोकसभा में 5.5 लाख महिलाओं का वर्कशॉप हुआ है, इंटरनेट पर उनके नाम उपलब्ध है, वो भविष्य की पंतप्रधान है, वो भविष्य की भाजपा की कैबिनेट मिनिस्टर है और जो 32 संगठनों से आ रही है। तो एक पॉइंट ध्यान में रखिए, ये डायनास्टी की पॉलिटिक्स नहीं है, यहाँ पे कोई किसका पित्तू या चमचा सामने नहीं लिया जाता। यहाँ की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे कार्यक्षमता के साथ में लोग सामने बढ़ते हैं और कार्यक्षमता के साथ में उनको वो पद मिलता है। योगी जी चीफ मिनिस्टर होने के पहले जो योगी जी ने यूपी में करके दिखाया, ये इसके पहले कौन जानता था? अमित शाह जी ने जो करके दिखाया, वो तो मंत्री पहले 5 साल नहीं बने, वो कौन जानता था? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ कार्यक्षम लोग काफ़ी है और कार्यक्षमता के साथ में, बुद्धिमत्ता के साथ में, लगन के साथ में, लॉयल्टी टू द नेशन के साथ में संघ का आपको भविष्य का नेतृत्व दिखते रहेगा। यह संघ व्यक्ति के पीछे भागने वाली संगठन नहीं है। हेडगेवार जी ने सबका मेंटल प्रोग्रामिंग फिक्स करके रखा है। हेडगेवार जी ने बतलाया, मैं आपका गुरु नहीं हूँ, गुरु के पीछे मत लगो, भगवा ध्वज आपका गुरु है, सरसंघ चालक गुरु नहीं। भाजपा में बतलाया गया पंतप्रधान आपका बॉस नहीं, आपको भारत माता का काम करते सामने बढ़ना है। तो यहाँ व्यक्ति पूजा नहीं है, यहाँ तत्व की पूजा है, तत्व की दिशा में बढ़ना है। तो आप संघ परिवार के कार्यक्षम लोगों की लिस्ट बनाते रहो। ये लिस्ट में अब असम का मुख्यमंत्री तो कांग्रेस से भाजपा में आया, आज जो बीजेपी के टॉप सीएम में से एक है। देवेंद्र फडणवीस यंगेस्ट सीएम है। तो मेरा कहने का मतलब, आप एक 25 की लिस्ट ढूंढ सकते हो जो कार्यक्षम है। वो कहाँ से आए इसको महत्व नहीं, उनकी कार्यक्षमता, उनकी लॉयल्टी, उनकी बुद्धिमत्ता उनको भारत माता की सेवा करने का चांस देगी। माफ करिएगा। तो ये थे दिलीप सर, जिन्होंने संघ और भाजपा को लेकर विस्तार से हमें बताया कि किस तरह समन्वय हुआ 2024 लोकसभा चुनाव के बाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा होने वाला है उसमें जो क्या संदेश जो है वो देने जाने का जो प्रयास किया जा रहा है। इस एपिसोड में इतना ही, फिर किसी एक नए विषय पर हम बात करेंगे किसी नए मेहमान के साथ। तब तक आप यूसेन न्यूज़ को देखते रहे। मुझे रविशंकर शुक्ला और मेरे साथी लोकेश मोहिते को अभी जो है इस विदा करें। आप लोग यूसेन न्यूज़ देखते रहें। धन्यवाद।